Assalamu alaikum students. बेटा today's topic is atmosphere. हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम भी एटमॉस्फेयर है और आज हम एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, इसकी कंपोजिशन, इसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्चुअली हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस इवॉल्व कर रही हैं या जितनी भी गैसेस इसको लपेटे हुए हैं वो सारी गैसेस का ओवरऑल सम, उन सारी गैसेस का मजमूआ हमारे लिए एटमॉस्फेयर कहलाता है। हम सिंपली कह सकते हैं द डिफरेंट गैसेस इन्वॉल्व द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो ज़मीन के करीब करीब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम अर्थ से अबव मूव करते जाएंगे इन गैसेस की क्वांटिटी कम से कम होती जाएगी। अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक देखें तो ऑलमोस्ट अगर हम 11 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करें तो 75% हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ 11 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन अगर हम मज़ीद मूव करें तो 30 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट 99% एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। मीन 30 किलोमीटर से अबव 1% एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा। मीन्स के गैसेस की क्वांटिटी 30 किलोमीटर से अबव बहुत ही कम हो जाएंगी। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज सिंपली नोन एज एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। ये कंपोजिशन आप 9th क्लास में भी 2-3 दफ़ा पढ़ के आए हुए हैं। सिंपल सी कंपोजिशन है इसकी। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन जो ऑलमोस्ट 78.06% पाई जाती है। 78.06% या 09% इसके राउंड अबाउट, इसको रफली हम 78% कंसीडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94%, जिसको रफली हम 21% कंसीडर कर लेते हैं। अब इससे नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो आर्गन गैस, ये ऐसी गैस है जो नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 0.93% है। 0.93%। अगर हम इन सब को कैलकुलेट करें तो ओवरऑल हमारे पास बहुत ही कम परसेंटेज बच जाती है बाकी गैसेस के लिए। उनमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें लगता है कि एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन एक्चुअली इसकी परसेंटेज 0.03%, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है ऑक्सीजन की निस्बत या नाइट्रोजन की निस्बत। लेकिन इसको हम सिंपली कहेंगे दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके अलावा डिफरेंट गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही माइनर होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है जब हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं, लेकिन उनकी बजाय हम इन 4 कंपोनेंट को मोस्टली जिक्र करते हैं। इन 4 कंपोनेंट को कंपोजिशन ऑफ एयर कंसीडर कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज 78.09, ऑक्सीजन की 20.94 और आर्गन की 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इनकी बेटा वैल्यूज आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अब हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर को 4 डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को अच्छी तरह लर्न कर लें। अगर आपको वो अच्छी तरह प्रॉपरली उसकी वैल्यूज याद हो जाएंगी तो आप ये पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली जो लेयर है उसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर नेक्स्ट आ जाएगी मेसोस्फेयर, लास्ट वन इज द थर्मोस्फेयर। इन सब में वर्ड स्फीयर का हो रहा है। एक्चुअली जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज दिस वन अर्थ, तो इसके ये नहीं हमने कहना कि जस्ट यहां तक ट्रोपोस्फियर है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है। नो, बल्कि हम इसको कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ
स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी अर्थ के चारों साइड अगर हम इसको गोल गोल बॉल की तरह घुमा के देखें उस पूरे एरिया को, तो उसके अंदर जो एरिया कंसीडर किया जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको हम सिंपली ट्रोपोस्फियर का नाम देंगे। सेम ऐसे ही दिस वन इज स्ट्रेटोस्फियर, दिस वन इज मेसोस्फियर एंड लास्ट वन इज द ट्रोपोस्फियर। अच्छा, अब हम इनकी टेम्परेचर रेंज की बात करेंगे और इनके डिस्टेंस की बात करेंगे। बेटा जो ट्रोपोस्फियर है वो हमारी अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट हो गए, यानी सरफेस से स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट। इसको अगर हम राइट करना चाहें तो हम कहेंगे 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। 0 किलोमीटर यानी जमीन की सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर अबाव हर तरफ अगर हम मूव करें तो 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर फैली हुई है। 12 किलोमीटर से लेके ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर है। 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक हमारे पास मेसोस्फियर और 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक हम थर्मोस्फियर कंसीडर करेंगे। हम सबके साथ किलोमीटर राइट कर दीजिएगा। ये बेटा उसकी विड्थ है, उसकी एक्सटेंशन है या उसके एरिया की वॉल्यूम है, जहां तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इन वैल्यूज को आप अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। अब हम इनके टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर के अंदर हमें पता है जमीन के राउंड अबाउट ऑलमोस्ट जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15, 16, 17 इसके राउंड अबाउट हम कंसीडर करते हैं। तो हम इस एवरेज वैल्यू को लिख लेंगे 17 सेल्सियस से लेके -58 सेल्सियस। बेटा बुक के अंदर वैल्यूज इस तरह लिखी हुई हैं 17 -58। तो बेटा ये डैश है, ये माइनस का साइन है, इसलिए मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ इसको राइट करते हुए इस लाइन को ज्यादा एक्सटेंड कर लें ताकि पता चल जाए ये डैश या गैप डालने के लिए, और फिर -58 सेल्सियस राइट करें ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। ये माइनस साइन और ये डैश का साइन हमने यूज किया। उसके बाद अगर हम दूसरी लेयर की बात करेंगे तो वहां पे -58 सेल्सियस से 2 सेल्सियस तक, फिर 2 सेल्सियस से लेके -93 सेल्सियस, और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो -93 सेल्सियस से अबव। बुक पे ऐसे भी लिखा हो सकता है -93 सेल्सियस इस तरह। तो बेटा इन दोनों साइन का मतलब ये है कि जहां पे इसकी बैक है वो चीज वैल्यू छोटी है, जहां पे इसका फेस ओपन है वो वाली वैल्यू बड़ी होगी। आप इसको दोनों तरफ से ही राइट कर सकते हैं। आपकी बुक के ऊपर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की एक्सप्लेनेशन है, वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन क्यों होती है, इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सबसे पहले इन चारों लेयर्स के नाम याद करें। ये चैप्टर शार्ट क्वेश्चंस के लिए है। इसमें ये शार्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर अगर इसके अलावा पूछ ले तो कह सकता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का डिस्टेंस और उनमें टेम्परेचर वेरिएशन की वैल्यू जो है वो राइट करें। तो बेटा ये टेबल आपने अच्छी तरह कर लेना। अगर आप टेबल अच्छी तरह कर लेंगे तो ये वाला पैराग्राफ जो इस टॉपिक के अंदर है उसको भी आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो सिंपली हमारे पास सबसे पहली लेयर है, उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। उसको मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, दूसरे लेसन में इंशाल्लाह स्ट्रेटोस्फियर को भी एक्सप्लेन करेंगे। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये जमीन के करीब करीब वाली जो लेयर है उसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फियर का, जिसमें टेम्परेचर 17 सेल्सियस से जैसे जैसे हम अबव जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ पे कोई बात याद रखिएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर पहली लेयर में डिक्रीज हो रहा है, दूसरी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है और लास्ट वाली में फिर से इंक्रीज होगा। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा था कहाँ डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस तरह भी आ सकते हैं। स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर डैश इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट ऑल अबव या नन अबव, इस तरह कोई भी दे सकता है। तो आपने स्ट्रेटोस्फियर के अंदर इंक्रीज लिखना है, बाकी जिनमें डिक्रीज है जिनमें इंक्रीज है आपने उसी तरह उनको पिक कर लेना है। अब हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस के करीब करीब टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस लेयर में अबव मूव करते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? हमें पता है जमीन के करीब करीब जो पहली लेयर है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे हम अबव मूव करते जाएंगे वैसे वैसे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होती जाएगी। हम अब आप मूव करते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होती जाएगी। उसके अलावा डिफरेंट
ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम होते जाएंगी। तो होगा क्या कि अगर सन से जो लाइट हमारी अर्थ तक पहुंच रही थी उसने टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके वापस आना है। जब वो टकराती है तो वो विजिबल या फिर हम उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का नाम दे लेते हैं, लेकिन जब ये टकरा के वापस जाएगी तो वो इंफ्रारेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब ये इंफ्रारेड के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इन रेडिएशंस को, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है, इनको अपने मॉलिक्यूल में से गुजर के ऊपर जाने नहीं देते, तो ये वाली रेडिएशन जमीन के करीब करीब ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जहां जितनी ज्यादा होगी ये रेडिएशन वहां पे उतनी ही ज्यादा ट्रैप होती जाएंगी, अटकते जाएंगी, फंसती जाएंगी, आगे मूव नहीं कर पाती। तो जमीन के करीब करीब इंफ्रारेड रेडिएशन की कॉन्सेंट्रेशन टाइम बाय टाइम इंक्रीज होती जाएगी। जब जमीन के करीब ये रेडिएशन ज्यादा है, इन रेडिएशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि वहां पे हीट ज्यादा मीन वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होती जाएगी और इंफ्रारेड रेडिएशन की ट्रैपिंग भी कम से कम होती जाएगी और टेम्परेचर टाइम बाय टाइम डिक्रीज होते होते इस लेयर के टॉप पे एंड पे जाके -58 सेल्सियस हो जाएगा, जो कि काफी हद तक कम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज अगर हम देखें तो तकरीबन 6 सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो 12 किलोमीटर है, टेम्परेचर में जो चेंज आ रही है 58 और 70, तो ये मेरे पास 75 ऑलमोस्ट बन जाता है। 75 को 12 किलोमीटर पे डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा 6.24 के राउंड अबाउट या 3 के राउंड अबाउट, जिसको हम रफली 6 सेल्सियस यानी पर किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो पहले किलोमीटर में 6 टेम्परेचर कम होगा तो 11 रह जाएगा, फिर 1 किलोमीटर भाग जाएंगे तो फिर दोबारा से 6 के राउंड अबाउट कम होता जाएगा। इस तरह पर किलोमीटर 6 सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। ये भी चीज आपने याद रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर से जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनते हैं आपने उनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।